अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज वैसे शायद आपको भी खुशी हो रही हो कि आज हम अपना आखिरी लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट 2। और इसमें हम बाकी जो टाइप्स हमने डिस्कस करनी थी उनको देखेंगे। और स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी कि हम पहले तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो टाइप है क्या, और उसके हवाले से जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं स्टूडेंट्स में या चिल्ड्रन में उनको स्टडी करेंगे। और उसके अकॉर्डिंगली फिर कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज आपके सामने रखी जाएंगी, ताकि आप एज ए टीचर जब आप अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करें तो देन आपके लिए इजी हो कि आप मिक्स एबिलिटी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एक क्लासरूम में पाए जाते हैं, तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज किस तरह से यूज कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स को डील करने के लिए, वो आपके पास मौजूद। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। और अगली टाइप जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स वो कि जिनको इमोशनल इम्पेयरमेंट्स का सामना होता है और इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, या वो क्या रीजंस होती हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है जी। Children with emotional disturbance are also termed as children with social maladjustment, यानी वो socially एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। एंड चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर्स, अगर आपसे फर्ज करें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ए नोट ऑन द चिल्ड्रन विद मैल एडजस्टमेंट एंड चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर्स, तो इट मीन्स दे आर कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स विद इमोशनल इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से भी घुमा कर दिया जा सकता है, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सोच लीजिएगा। आगे देखते हैं कि डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कि ओनली चिल्ड्रन ऑफ सीरियस इमोशनल डिसऑर्डर्स हैव बीन डिफाइंड इन अमेरिकन पब्लिक लॉ फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हु पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो डेफिनेशन या जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं वो अमेरिकन पब्लिक लॉ में रिटन है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि उनमें इनएबिलिटी होती है लर्न करने की ड्यू टू द मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल एंड स्पीच इम्पेयरमेंट्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर इनमें ये इशू है कि वो मेंटली अपने आप को उस तरह से लेवल पर नहीं ला रहे जिस तरह से वो दूसरों को काम करता हुआ देखते हैं, या उनमें विजुअल डिसऑर्डर्स हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं कि वो चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़बान में अभी वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो उस तरह से अपने आप को मीट नहीं कर पा रहे उस लेवल तक, तो देन इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऑब्वियसली उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है उनके इमोशंस पर पड़ता है। ठीक है, आप या तो फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कह लें कि हार्श हो जाते हैं। इसके अलावा इनएबिलिटी टू बिल्ड और मेंटेन सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड टीचर्स। ठीक है, और यही चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से फिर क्या होता है कि आप बेहतर तरीके से अपनी जो रिलेशनशिप को बिल्ड करने की सलाहियत है उसको बिल्ड नहीं कर पाते, और आपके इमोशंस आड़े आना शुरू हो जाते हैं, और आप हमेशा अकेले रहना तो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपका जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अ जनरल मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन हमेशा रहता है। जनरल मीन्स के आप हमेशा ही इसी तरह की किसी सिचुएशन में रहते हैं। इनअप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन में भी आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होता है, जो सही नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं होता। टेंडेंसी टू डेवलप फियर्स अबाउट पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स, आप बहुत ज़्यादा फियरफुल होना शुरू हो जाता है जब आप के मूड बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहे हों, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो देन ऑब्वियसली आपको वो एनवायरनमेंट के जिसमें आप रह रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और उससे भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आप दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से आपको लर्निंग में भी डिफिकल्टी होती है, आप सोशल रिलेशंस भी डेवलप नहीं कर पाते, डिप्रेशन भी आप पर रहता है, फियर भी बहुत ज़्यादा रहता है, आप हमेशा जो है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। ठीक है, और इसी तरह से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स आप करने शुरू हो जाते हैं, आपके एक्शन, आपका अमल वैसा होता है जो शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। ठीक हो गया जी।
दूसरी बात यह है कि अब हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं इनको. There are many classifications of emotionally disturbed children, but the most popular one involves two basic patterns: aggressive behavior and withdrawn behavior. ठीक है. Aggressive students are obviously या often restless, uncooperative होते हैं, negativistic होते हैं and disobedient होते हैं. Sometimes cruel हो जाते हैं, full of hatred होते हैं. So ये aggressive students हैं. लेकिन अगर विदड्रॉन स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ये थोड़े बहुत शाय होते हैं, यानी थोड़े से अपोजिट होते हैं एग्रेसिव से. अगर वो बहुत ज्यादा कह लेंगे नेगेटिव हैं और क्रूअल हैं, तो ये जो विदड्रॉन स्टूडेंट्स होते हैं, हम जिनको विदड्रॉन स्टूडेंट्स को जिस कैटेगरी में रखते हैं, उनमें ये होता है कि वो शाय होंगे, एंशियस होंगे, समटाइम्स डिप्रेस्ड भी होंगे और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होगी. ठीक हो गया. अच्छा जी. इसी तरह उनमें जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक शिजोफ्रेनिया जो है उनका पाया जाना उनमें बहुत ज़्यादा ऑफन है और हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स उनको शिजोफ्रेनिया की तरफ ले जाएं. शिजोफ्रेनिया ये है कि साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें आप बेसिकली टोटली कट ऑफ कर जाते हैं रियलिटी से. ठीक है. आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तो आपका मूड आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है, आप बहुत ज़्यादा कह लें कि टेंशन के शिकार होते हैं और बेसिकली टेंशन एंजाइटी की जो सीवियर स्टेज है दैट इज़ शिजोफ्रेनिया. ठीक है. डिप्रेशन एंड सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो ड्यूरिंग एडोलसेंस, ये भी सिम्टम्स हैं. टीचर्स आर मोस्टली अवेयर ऑफ विदड्रॉन स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर या उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर हो, और इसके अलावा दे डजंट फोर्स टीचर्स अटेंशन. ठीक है. इफ द इमोशनली डिस्टर्ब पीपल बिहेवियर बिकम्स वेरी सिवियर एंड दे शुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट रूम, स्पेशल क्लास और स्पेशल स्कूल माइट बी, और जहां पर उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अटेंशन मिले, क्योंकि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ रखकर पढ़ाए नहीं जा सकते. क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स में आप ये सारी चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं. बाज़ औक़ात आप जो है वो ज़्यादातर आपका फोकस लर्निंग पर होता है, कॉन्सेप्ट्स पर होता है, लेकिन अगर आप बच्चों के इमोशंस को भी कह लें कि डील करने शुरू हो जाएं तो फिर आपकी लर्निंग जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है. तो ऐसे चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है कि आप उनको सेपरेट स्कूल, सेपरेट क्लासरूम के लिए महसूस कर दें और उनको वहां पर अलग से डील किया जाए. ठीक है जी. टीचिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं वो आगे देखते हैं कि अलग अलग हम इनको डिस्कस करेंगे. टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर एग्रेसिव स्टूडेंट्स एंड विदड्रॉन स्टूडेंट्स. एग्रेसिव स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए जी? पहले तो आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर लें कि जिससे मिनिमल चांसेस हों कि वो बच्चा जो है वो एग्रेसिव होगा. ठीक है. ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट हो, अट्रैक्टिव हो कि जिससे वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि रिलैक्स फील करें. ठीक है. दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जिससे लर्निंग बेटर हो सके. ठीक है. उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स के जो एग्रेसिव स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, या ऐसे बच्चे के जिनकी एग्रेसिव स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा दोस्ती है, आप उनको इकट्ठे बिठा दें. ठीक है. और ऐसे बच्चे जो नहीं जिनकी आपस में कंपैटिबिलिटी बनती है, आप उनको अलग अलग ही बिठाएं. अगर ऐसा करेंगे तो देन हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो जाए. ठीक है. इसके अलावा आप क्लासरूम के रूल्स फॉर्मुलेट करें. इसके अलावा आप कुछ पेनल्टीज भी डिसाइड कर लें कि अगर कोई रूल तोड़ा जाएगा तो देन आपको ये करना पड़ेगा. इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से आप उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से थर्ड जो टेक्निक हम ये यूज़ कर सकते हैं कि आप फ्रस्ट्रेशन या उनका जो एग्रेसिवपन है उसको मिनिमाइज करने के लिए कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज या डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज या लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करें, ताकि वो जो माइल्ड रिटार्डेशन का जो के हामिल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अपनी लर्निंग पर फोकस कर सकें
और उसके लिए आपको जो काम करना है वो ये है कि ऑब्वियसली टीचिंग में एंगेज करना तो ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी कीमती चीज़ें कि जो कह लें कि नुकसान पहुंचाया जा सकता है जिनको एग्रेसिव स्टूडेंट्स की तरफ से, आप उनको थोड़ा दूर रखें या आप उनको लॉक में रखें, ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उनका एग्रेसिवपन, तो देन ऐसा नुकसान जो है वो ना हो। इसके अलावा आप रीइंफोर्स करें अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। अगर पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, बेसिकली आप अगर कोई एक अच्छा एक्ट करते हैं बच्चे, तो देन आप उनको रीइंफोर्स करें, उनको रिवॉर्ड दें, उनको शाबाश दें, ताकि वो थोड़ी सी उनमें इंकरेजमेंट डेवलप हो कि हाँ जी हमने इसी एक एक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हमें इस पे अप्रेज किया जाता है। Reinforcement serves the dual purpose of technique या टीचिंग द अग्रेसिव स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करने शुरू हो जाते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के करने की वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जब वो कम होना शुरू हो जाती है, इट मीन जो डिजायर्ड बिहेवियर है वही डेवलप होना शुरू हो गया। अब वो काम करने की तरफ आ रहे हैं कि जो हम चाहते हैं या हमारे टीचर्स चाहते हैं या हम एज अ टीचर चाहते हैं उनसे। Even after rewarding the desired behavior, disruptive behavior still occur हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि disruptive behavior जो है वो बिल्कुल एंड हो गया। ऐसा behavior कि जो हमें नहीं चाहिए उनमें, जो उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब, तो उसके लिए punishment in the forms of time out या response cost and extinction are effective for suppressing the inappropriate behavior। कि आप कुछ जो है वो जो होता है ना, फाइन आप लगा देते हैं, या फिर आप छुट्टी, आप कहते हैं कि जी आपकी ब्रेक बंद कर दी जाएगी या छुट्टी बंद कर दी जाएगी, तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप उनकी इस हैबिट को मिनिमाइज कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि एक अग्रेसिव पन की सूरत हाल डेवलप हो गई है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको किसी अलग से कमरे में बिठा दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब उसे कोई सोर्स नहीं मिलेगा अपने एग्रेशन को डिस्प्ले करने का या अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस करने का, तो देन ऑब्वियसली वो फिर चुप होके बैठ जाएगा और इवन उसे नॉर्मल होना पड़ेगा। इन रिस्पॉन्स कॉस्ट a certain amount like 5% of previously earned tokens from appropriate behaviors are withdrawn। और ये जो पनिशमेंट टेक्निक है, लाइक आप फाइन जो है वो देते रहते हैं, लेते रहते हैं, और उनको इकट्ठा करके कुछ ना कुछ आप प्राइज अर्न करते हैं, या उनको इस तरह से यूज करते हैं कि बच्चों के लिए कोई रिवॉर्ड अर्न किया जाए, आप गिफ्ट खरीद के उनको दे देते हैं, तो इस तरह से इनकरेजमेंट मिलती है बच्चों को कि जी हमारा जो फाइन है वो हम पर ही एज अ रिवॉर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइन वाला जो एस्पेक्ट है वो उनको पनिशमेंट के समरे में ले जाता है, और जो रिवॉर्ड वाला है वो उनको पॉजिटिव साइड पर ले जाता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट इस तरह से पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप कंटिजेंसी मैनेजमेंट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, कि जिसमें आप डायरेक्टली उन बच्चों को डील करें, कि आप ग्रुप मैनेजमेंट करें। ठीक है, आप तमाम क्लास को जो है वो रिवॉर्ड दें। ठीक है, इसके अलावा टीचर जो है वो कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं कि लाइक आप फ्री टाइम में जो है वो बच्चों को टाइम दें, स्पेशल क्लासरूम इवेंट करवाएं, कुछ प्रिविलेजेस दें कि जिसकी वजह से उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, इवन वो हीरो वाली फीलिंग अपने अंदर डेवलप करना शुरू हो जाए, और जो रिलेशनशिप है क्लासरूम का आपस में या स्टूडेंट्स का आपस में वो डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ग्रुप वर्क की तरफ भी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब जो विथड्रॉन स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे डील किया जाए? अब उनके लिए आपको करना ये है कि आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट या आपने जो लेसन प्लान डेवलप किए हैं उनमें इस तरह की कैपेसिटी डेवलप करें कि वो इंटरेक्टिव हों, कोऑपरेशन डेवलप करें, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें, काम करें। इससे ये होता है कि वो अपना जो एग्रेशन है वो तो एक साइड पर रख देते हैं, शाइनेस भी साइड पर रख देते हैं, लेकिन वो काम की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। Withdrawn child may stay away from others because he finds social contact threatening
तो देन ही थिंक्स के दूसरे जो हैं वो उससे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनके साथ कम्युनिकेट करने की सलाहियत नहीं है। तो ऐसा जो है वो ना सोचने दिया जाए। Whatever may the reason, teachers should get the shy children closer to others. All right, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, इजी सी है, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आप एमटीबी में पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? नेक्स्ट ये है कि आप प्रॉम्प्ट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो दें, सोशल इंटरेक्शन डेवलप करें। फौरन प्रॉम्प्ट ये होती है कि आप किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, आप फौरन ही उसे शाबाश दें, उसे एक्नॉलेज करें, सारी क्लास को बताएं कि हाँ जी इसने ये अच्छा काम किया है, इसने ये एक्ट किया, आपने तवज्जो से किए, टीचर की बात सुनी, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। तो ये सारी बातें क्या होती हैं, बेसिकली पॉजिटिव सेंस डेवलप करती हैं बच्चों में। और पता है ये वो चीज होती है कि जो बच्चा अंदर से चाह रहा होता है, अगर वो अच्छा काम करता है तो वो अंदर से यही सोच रहा होता है कि टीचर हमें अप्रेज करें, हमें शाबाश दें, और हमें क्लासरूम के सामने बताया जाए कि हाँ जी हमने अच्छा काम किया। और यही चीज उनमें अच्छे कामों को कंटिन्यूटी के साथ करने में मदद देती है। ठीक है। इसके अलावा द एम ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज टू गेट द चाइल्ड बिहेव दैट वे अगेन। द पॉजिटिव रीइंफोर्सेस कैन बी वर्बल प्रेजेस, स्टिकर्स हो सकते हैं कि आप गोल्ड स्टार्स देते हैं, स्माइली फेसेस देते हैं, या छोटे मोटे सरप्राइजेस हो सकते हैं लाइक, या प्राइज हो सकते हैं कि आप पेंसिल दे दें, एक्सरसाइज बुक दे दें, या कोई छोटी मोटी ऐसा गिफ्ट दे दें जो उसके लिए हेल्प आउट करे। तो इस तरह की सजेशंस से आप अपने क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो विथड्रॉन स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढला हुआ देखें। और वो जब एक दफा प्रैक्टिस करके देख लेंगे और उनको मोटिवेशन मिलेगी तो वो इसी तरह से इस हैबिट को कंटिन्यूटी के साथ करते जाएंगे। इसके अलावा ट्रेन अदर स्टूडेंट्स टू इनिशिएट सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, आप दूसरे बच्चों को भी सोशल इंटरेक्शंस को कैसे उन्होंने शुरू करना है, डेवलप कैसे करना है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपने कैसे डील करना है कि जो शाय हों, तो आप उनको भी ये चीजें सिखाएं। सिंस इट इज डिफिकल्ट फॉर द टीचर बट इट इज बेटर टू ट्रेन सच चिल्ड्रन हु आर गुड एट सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, उनसे स्टार्ट लेना ज्यादा आसान है। एक्सप्लेन टू हेल्पिंग द स्टूडेंट्स द गोल ऑफ वर्किंग विद द विथड्रॉन चाइल्ड। ठीक है, आप उनको समझाएं कि हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, और जब वो इस तरह की चीज को, इस मकसद को समझ लेंगे तो देन ऑब्वियसली विथड्रॉन स्टूडेंट्स के लिए भी उनको एम्फसाइज करना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा आप उनको बता सकते हैं कि कुछ गेम्स या एक्टिविटीज जो आप क्लासरूम में करवाते हैं जो विथड्रॉन स्टूडेंट्स के लिए अपीलिंग हो, तो आप कैसे एक दूसरे के साथ तमाम स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करेंगे, उनको एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करेंगे, तो ये सारी चीजें भी उनको रीइंफोर्समेंट के की तरफ ले जाएंगी और वो मोटिवेट होकर काम करने लग जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अच्छा, होता ये है कि कुछ बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है और एक्सेसिव रेस्टलेस उनमें पाई जाती है, और इस रेस्टलेस की वजह से वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर तरीके से मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, American Psychological Association has lately established this strategy के जिसको हम अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके जरिए उन्होंने इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई किया। एंड दीज चिल्ड्रंस आर मोस्टली बॉयज देन गर्ल्स whose disorder may even persist in adulthood। और ऐसे बच्चों में एडल्टहुड में भी इवन ये जो डिसऑर्डर है वो पाया जाता है। इन बच्चों को हम अपने एनवायरनमेंट में ये कहते हैं कि दे आर ब्रांडेड एज अ नॉटी, नॉन सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव किस्म के स्टूडेंट्स। ठीक है, ड्यू टू दिस कंडीशन, डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट, दे हैव डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली एंड वर्किंग स्टडीली टुवर्ड्स इवन देयर ओन गोल्स। ठीक है, कि इवन वो इंटेलिजेंट भी होंगे, उनमें ये सलाहियत भी हो कि वो काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी की ला सकते हैं चीजों में, लेकिन
जस्ट बिकॉज ऑफ द रेस्टलेसनेस या वो जो अटेंशन ना दे पाना है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने इवन अपने गोल्स को भी प्रॉपरली अचीव करने में कासिर होते हैं। ठीक है जी। दे मे नॉट इवन बी एबल टू कंट्रोल देयर बिहेवियर व्हेन ऑर्डर टू डू सो इवन फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ठीक है, तो इस तरह का भी हाल डेवलप होता है। ठीक है, अगली बात यह है कि देयर इज मच रिलायंस ऑन ड्रग थेरेपी आजकल। ठीक है, आजकल ज्यादा से ज्यादा मेडिकेशन से ही चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, और रिटेलिन एंड डेक्सड्रीन have positive short-term effects, or there is improvement in such social behaviors of these children as attention, cooperation and compliance. इस तरह की ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद बच्चों में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती है, और वो इवन अटेंशन भी देना शुरू हो जाते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, चीज़ों को जैसे करना होता है वैसे करने भी लग जाते हैं। ठीक है, कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल वैसे ही बिहेव करें जैसे कि आपसे बिहेव करने की डिमांड होती है। ठीक है, बिसाइड्स नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ऑन सम चिल्ड्रन, द ड्रग थेरेपी डजंट सीम टू क्योर द प्रॉब्लम परमानेंटली। ठीक है, और ये भी ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि मेडिसिन जो है वो परमानेंट सोर्स है कि इससे जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। द चिल्ड्रन स्टिल नीड स्पेशल हेल्प इन लर्निंग बिकॉज द ड्रग्स हैव नॉट शोन एनी इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक एंड सोशल लर्निंग ऑफ दिस चिल्ड्रन। These two areas are the great problem areas for these children, and यानी उनको ये academics and social learning। ठीक, in addition to medication they require special help in learning through behavior modification techniques, और जो कि बेस्ड कर रही हूँ उनके बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है, कि ऐसी थेरेपीज या बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज के जो उनकी कॉग्निशन और उनके जो बिहेवियर है उन दोनों की रिक्वायरमेंट को देखकर मद्देनजर रखकर बनाई गई हूँ, ऐसी चीज़ों को वो बेहतर तरीके से करने के बाद फैसिलिटेट हो सकते हैं। One promising approach to help these children combines instruction in learning and memory strategies with motivational training। ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें कह लें कि बेहतरी की तरफ ला सकती है कि आप इंस्ट्रक्शंस भी दें, ठीक है, फिर मेमोरी स्ट्रेटजीज भी उनको बताएं कि आपने चीज़ें लर्न कैसे करनी है, समझनी कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करनी है, और प्लस उनको मोटिवेशन भी की डोज जो आपने देनी है, चाहे वो आप वर्बल दें या किसी प्राइस की सूरत में दें, वो भी अगर आप दें तो ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। और ये सब करने का गोल यही है कि बेसिकली बच्चों में वो स्किल डेवलप हो जाए कि जिसकी हमें विल है, यानी हम जो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हम बच्चे में देखना चाहते हैं कि वो अचीव ये सब करे, हम उसी को अब उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं। These students should learn how and when to apply learning areas, study skills, and they must also encourage to be persistent, और उनको encourage करना चाहिए कि वो अपने काम में consistent रहें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चीज़ों को करें और अपने आप को एक controlled way में लेकर चलें। ठीक है, even if the medication improves, the behavior of these children still need to learn academic and social skills to show better academic performance। ओके जी, अगली जो टाइप है that